गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे संतुलित वृद्धि के आधारभूत तत्व। इससे पहले हमने संतुलित वृद्धि के उसकी डेफिनेशन, उसके विभिन्न अर्थ और विभिन्न जो क्षेत्र है उनमें संतुलन आदि की व्याख्या की थी। आज हम इसके आधारभूत तत्वों को देखेंगे। फर्स्ट है, संतुलित वृद्धि एक गतिशील धारणा है, एक डायनेमिक प्रोसीजर है कि स्थिर धारणा है, अर्थात इसकी व्याख्या परिस्थिति, समय तथा संदर्भ के साथ परिवर्तित होती रहती है। एक देश के लिए जो संतुलित वृद्धि है वह दूसरे देश के लिए असंतुलित वृद्धि हो सकती है। यह एक इसकी व्याख्या परिस्थिति, समय आदि के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। दूसरा है, संतुलित वृद्धि की धारणा का तात्पर्य संतुलन के दो पहलुओं से है ना। संतुलित वृद्धि की जो भी धारणा है उसका तात्पर्य क्या है? मांग में संतुलन और पूर्ति में संतुलन। मांग में संतुलन होना चाहिए और उसके साथ ही पूर्ति में भी संतुलन होना चाहिए। ये संतुलित वृद्धि का उद्देश्य है। ठीक है। उसके बाद में है, संतुलित वृद्धि आर्थिक परस्पर निर्भरता के महत्व पर आधारित है। आर्थिक परस्पर निर्भरता का तात्पर्य ये होता है कि जैसे कि इकोनॉमी के दो सेक्टर है वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। जैसे कृषि उद्योग पर, उद्योग कृषि पर निर्भर करता है। फोर्थ इसमें पॉइंट है, रोजिस्टिन रोडान संतुलित वृद्धि को नियोजित औद्योगिकरण के रूप में देखता है। और रोजिस्टिन रोडान नामक जो अर्थशास्त्री है वो संतुलित वृद्धि को एक प्लानिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन के रूप में देखते हैं। और विभिन्न संयोगी, मान लो कि एक कोई उद्योग है ना, उसके जो भी विभिन्न जो संयोगी उद्योग है उनका एक साथ विकास की योजना पर बल देता है। फोर्थ पॉइंट है, संतुलित विकास के बारे में नक्शे का विचार है कि विभिन्न उद्योगों में एक साथ पूंजी का उपयोग हो, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में बाजार का विस्तृत आकार हो और गरीबी के दुष्चक्र की समाप्ति हो। फोर्थ इसमें पॉइंट है कि संतुलित जो विकास होता है, विभिन्न जो उद्योग है उनमें एक साथ पूंजी का उपयोग हो। जो विभिन्न जो उद्योग है एक साथ पूंजी का तात्पर्य ये क्या है कि संतुलित ग्रोथ हो उनकी, है ना। अल्प विकसित जो भी अर्थव्यवस्था उनमें बाजार का विस्तृत आकार हो, अर्थात क्योंकि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में डिमांड कम होती है, बाजार का एक आकार छोटा होता है तो वो विस्तृत हो और गरीबी के दुष्चक्र की समाप्ति हो। गरीबी के दुष्चक्र से तात्पर्य ये होता है कि जैसे व्यक्ति गरीब है ना, क्योंकि उसको व्यक्ति को रोजगार नहीं मिल पा रहा क्योंकि वह गरीब है, और अगर उसको रोजगार नहीं मिल पा रहा है तो वह वापस से गरीब होगा। अगला इसमें पॉइंट है, संतुलित वृद्धि के बारे में लुईस का विचार विकास कार्यक्रमों से संबंधित है, अर्थात विभिन्न प्रकार के जो विकास कार्यक्रम है उनको एक साथ चलाया जाए। संतुलित वृद्धि की आवश्यक शर्तें। फर्स्ट है, सरकारी हस्तक्षेप। संतुलित वृद्धि की आवश्यक शर्तें अर्थात संतुलित वृद्धि को प्राप्त करने के लिए कुछ आवश्यक शर्तें हैं। उसमें फर्स्ट है, सरकारी हस्तक्षेप। इसके समर्थक अर्थशास्त्री कहते हैं कि संतुलित वृद्धि को प्राप्त करने के लिए सरकार का हस्तक्षेप करना जरूरी होता है, क्योंकि अगर मार्केट आधारित इकोनॉमी होगी या मार्केट के पर ही छोड़ दिया जाएगा तो क्या होगा कि, क्योंकि आप जानते हैं कि मार्केट की जो क्रियाएं होती है वो प्रॉफिट के हिसाब से ही चलती है, न कि मैक्सिमम का हित लाभ करने के लिए। जो मैक्सिमम जो जनता होती है उसके प्रॉफिट की वो बात नहीं करता, वो सिर्फ वो अपने प्रॉफिट के अनुसार काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वित करना।
संतुलित वृद्धि की सेकंड आवश्यक शर्त यह है कि योजनाओं का प्लानिंग की जाए और फिर उनका इम्प्लीमेंटेशन किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है सरकार के भिन्न विभागों में तालमेल। मतलब सरकार के जो डिफरेंट डिपार्टमेंट है उनमें तालमेल किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है सार्वजनिक सहयोग। ठीक है, संतुलित वृद्धि की नेक्स्ट आवश्यक शर्त है सार्वजनिक सहयोग। संतुलित वृद्धि के लाभ। संतुलित क्षेत्रीय विकास, मतलब संतुलित वृद्धि के लाभ क्या क्या है। फर्स्ट है तो संतुलित क्षेत्रीय विकास, सेकंड है बाजार का बड़ा आकार। मतलब संतुलित वृद्धि के कारण क्योंकि इंक्लूसिव ग्रोथ होगी, समावेशी विकास होगा, तो समाज के अधिकतर वर्ग को प्रॉफिट पहुंचेगा, इसलिए बाजार का बड़ा आकार होगा। फिर है श्रम विभाजन। संतुलित वृद्धि से क्योंकि मतलब जो सभी क्षेत्र इकोनॉमी के उनको बढ़ावा मिलेगा, तो श्रम विभाजन अर्थात जो व्यक्ति जिस इंडस्ट्री में जिसको स्पेशलाइजेशन प्राप्त है वह उसी इंडस्ट्री में काम करेगा और वहाँ वो उस क्षेत्र में अपना मैक्सिमम देने का प्रयास करेगा। फिर है बाहरी बस्ती। चूंकि एक साथ कई उद्योगों में अगर निवेश किया जाएगा तो क्या होगा कि अगर उस व्यक्ति को मान लो एक तो श्रम विभाजन एक्सटर्नल बचत प्राप्त होगी, दूसरा एक इंडस्ट्री से जो रॉ मटेरियल था वो दूसरी इंडस्ट्री में काम आएगा। और मान लो कि अगर कृषि क्षेत्र है और औद्योगिक क्षेत्र में, तो औद्योगिक क्षेत्र की जो डिमांड होगी उसको कृषि क्षेत्र पूरा करेगा और कृषि क्षेत्र पे जो डिमांड होगी उस कृषि क्षेत्र के लोगों की जो डिमांड होगी उसको औद्योगिक क्षेत्र द्वारा पूरा किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक ऊपरी पूंजी की उत्पत्ति। सोशल ओवरहेड कैपिटल। सोशल ओवरहेड कैपिटल का तात्पर्य ये होता है कि मानव संसाधनों की उत्पत्ति होगी और उनका विकास होगा। नेक्स्ट पॉइंट है आविष्कार व अनुसंधान। अगर संतुलित वृद्धि होगी तो आविष्कार को बढ़ावा मिलेगा, अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा। फिर है इसकी आलोचनाएं। पूंजी का अभाव। चूंकि संतुलित वृद्धि क्या कहती है कि जो एक साथ काफी सारे उद्योगों में निवेश किया जाए तो उससे क्या होगा कि पूंजी के अभाव की स्थिति पैदा होगी। अन्य साधनों की अपर्याप्तता। पूंजी के साथ जैसे श्रम, उद्यमी है ना, भूमि, इनकी भी आवश्यकता होती है, तो वो सब भी अपर्याप्त है। ऐसे नहीं है कि मतलब कि संसाधन बहुत अधिक है और आप उनको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है उत्पादन साधनों में अनुपातहीनता। उत्पादन के जो साधन है उनका अनुपात ढंग से नहीं होता, वो उनमें अनुपातहीनता पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है लागत घटाने वाले पहलू पर ध्यान नहीं दिया गया। मतलब लागत जिनसे घटे उन पर ध्यान नहीं दिया गया है। और नेक्स्ट पॉइंट है पूंजी अधिकता विकास हेतु आवश्यक नहीं है। मतलब पूंजी की अधिकता ऐसा जरूरी नहीं है कि विकास हेतु आवश्यक हो। मुद्रास्फीति भी इससे क्रिएट होती है। संतुलित वृद्धि सिद्धांत अल्प विकसित देशों में कम लागू होता है। ठीक है, निष्कर्ष ये निकाला जा सकता है कि इसकी बहुत अधिक आलोचना है, पर फिर भी ऐसा कुछ नहीं है कि इसका इम्पोर्टेंस नहीं है। इसका बहुत अधिक इम्पोर्टेंस है क्योंकि भारत में प्रारंभ में संतुलित वृद्धि मॉडल पर ही बहुत अधिक ध्यान दिया गया था और भारत में यह लंबे समय तक इसने कार्य किया। इस संबंध में H.W. सिंघर का कथन उचित है। संतुलित वृद्धि का सिद्धांत अकालिक प्रीमेच्योर है परंतु गलत नहीं है, अर्थात यह निरंतर वृद्धि के आगामी चरणों में लागू होता है, न कि गतिरोध तोड़ने के
ठीक है, धन्यवाद।